दोस्तों, किसी के मन को पढ़ने के लिए 3 तरीकों को जानना जरूरी है। इन तकनीकों को सीखने से आप यह आसानी से जान सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इसे समझाने के लिए मुझे एक बुद्ध की कहानी सुनाने दें, जो आपको सिखाएगी कि दूसरों के मन को कैसे पढ़ा जाए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता, जबकि छोटा भाई खेतों में काम करता था। हालांकि उसकी फसल लगातार बहुत से जानवरों की उपस्थिति से नष्ट हो जाती थी, जिससे छोटे भाई को बहुत चिंता होती थी। एक दिन उसे एक विचार आया, क्यों ना अपने बड़े भाई से मदद मांगूं ताकि वह जानवरों को डराकर भगा सके। उसने सोचा कि चूंकि उसका भाई अंधा है, वह खेत में बैठ सकता है और जब भी जानवरों की आवाज सुने जोर से चिल्ला सकता है, ताकि जानवर डरकर भाग जाएं और फसल बच सके। निर्णय लेकर उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां अपने बड़े भाई को बिठा दिया। उसने समझाया, भाई, जब तुम जानवरों की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ ताकि वे भाग जाएं और हम अपनी फसल बचा सकें। बड़ा भाई इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अपनी तरफ से काम करने लगा। कई दिनों तक जब भी उसे जानवरों की आवाज सुनाई देती, वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता और जानवरों को दूर भगा देता। लेकिन एक दिन एक हिरण खेत में घुस आया और बाड़ा तोड़कर भाग गया। ठीक उसी समय एक राजा, जो हिरण का पीछा कर रहा था, वहां पहुंचा। राजा ने अंधे आदमी की मौजूदगी देखी और उससे पूछा, क्या तुमने यहां से एक हिरण गुजरते हुए देखा है? अंधे भाई ने जवाब दिया, महाराज, मैं अंधा हूं, मैं हिरण को नहीं देख सकता, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो जानवर अभी मेरे खेत से भागा है, वह पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा हैरान होकर सोचने लगा, कैसे एक अंधा आदमी यह जान सकता है? वह कैसे कह सकता है कि यह हिरण पीछा करने लायक नहीं है? जिज्ञासु होकर उसने आदमी से कहा, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि यह जानवर पीछा करने लायक नहीं है। यह कैसे संभव है? अंधे भाई ने शांति से उत्तर दिया, ओ महान राजा, जिस प्राणी को आप हिरण समझ रहे हैं, वह दरअसल एक मादा मृग है और वह गर्भवती है। जहां तक मुझे पता है, किसी भी राजा ने कभी गर्भवती मृग का शिकार नहीं किया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको इस शिकार में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह अंधा आदमी कैसे जानता था कि वह एक गर्भवती मृग थी। उसने सोचा, कैसे एक अंधा आदमी ऐसा जान सकता है? उसे कैसे पता चला कि वह हिरण जिसे मैं पकड़ रहा हूं एक गर्भवती मृग है? उस आदमी की बातों में जो आत्मविश्वास था, वह उसकी ओर भी जिज्ञासा बढ़ा गया और उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। तब राजा ने अपने कमांडर को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि इस जानवर को जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि मुझे यह जांचना है कि क्या यह सच में एक गर्भवती मृग है। यह अंधा आदमी इसे इतनी यकीन से कह रहा है कि मुझे इसे सत्यापित करना चाहिए। जाओ और सच्चाई पता करो। कमांडर ने आदेश का पालन किया और जानवर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह लौटकर राजा के पास आया और उसे सूचित किया, ओ महाराज, अंधे आदमी की बात सही निकली। यह सच में एक गर्भवती मृग है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता था। उसकी मन में कई सवाल उठने लगे और आखिरकार उसने इस मुद्दे की गहराई तक जाने का निर्णय लिया। वह अंधे आदमी के पास गया और उससे कहा, मुझे ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। क्या तुम सच का जवाब दोगे? अंधे आदमी ने जवाब दिया, ओ महाराज, तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें ईमानदारी से उत्तर दूंगा। राजा ने आगे कहा, एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुम मुझे उस जानवर के बारे में यकीन से बता रहे हो जिसे मैं पकड़ रहा था। तुमने कहा कि यह एक गर्भवती मृग है। इसके अलावा तुम यह भी जानते हो कि जानवर कब तुम्हारे खेतों में आते हैं और कब जाते हैं। क्या तुमने यह सब कुछ अनुमान लगाया है? तब अंधे आदमी ने समझाया, महाराज, जब तुम उस मृग का पीछा कर रहे थे, उसकी दौड़ की गति और आवाज ने मुझे यह बताया कि वह एक हिरण था। इसके अलावा
मेरे खेत का बांध बहुत नीचा है। एक सामान्य हिरण उसे आसानी से कूद सकता था। हालांकि इसने बांध को तोड़ दिया, कूदने के बजाय भागने की कोशिश की। अगर उसने कूदने की कोशिश की होती तो अपनी संतान को खतरे में डाल देता। इसलिए मुझे पता था कि वह गर्भवती है। यह समझाने के बाद राजा अंधे आदमी की कुशलता से हैरान रह गया। उसने समझा कि अपनी अंधता के बावजूद उसके पास असाधारण ज्ञान और समझ थी। राजा ने इस ज्ञान का फायदा उठाने का निर्णय लिया और उससे एक और सवाल पूछा। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और ऐसा लगता है कि तुम बहुत सी बातें समझते हो। आज मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मुझे एक ऐसी बात की सच्चाई बताओ जो मुझे परेशान करती है। मुझे यह जानना है कि क्या मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है। अंधे आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, यह किस प्रकार का सवाल है? आपके विवाह को बहुत साल हो गए हैं और अब आप यह जानना चाहते हैं। यह संदेह आपके मन में क्यों उठे हैं? लेकिन राजा ने जोर दिया, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। यह धमकी सुनकर अंधे आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने की आवश्यकता है। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी पत्नी को एक कमरे में अकेला छोड़ देना चाहिए। शुरुआत में राजा इस मांग से क्रोधित हो गया। हालांकि सोचने के बाद उसने स्वीकार किया और अपने कमांडर को यह आदेश दिया कि वह इस अनुरोध को पूरा करे। अंधा आदमी और रानी एक कमरे में अकेले रह गए। उस क्षण में अंधे आदमी ने रानी से कहा, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। यह सुनकर रानी क्रोधित हो गई और उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, कभी हाथों से, कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से। पिटाई की क्रूरता के बावजूद अंधे आदमी ने अपनी जान बचाई और सीधे राजा के पास गया। राजा के पास पहुंचकर उसने कहा, ओ महाराज, आपकी पत्नी वफादार नहीं है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और सीधे रानी के पास गया। रानी का सामना करते हुए उसने गुस्से में कहा, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें पूरी सच्चाई का जवाब देना होगा। अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सिर शरीर से अलग कर दूंगा। फिर उसने पूछा, मुझे बताओ, क्या तुम वफादार हो या नहीं? रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ओ महाराज, अगर आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं वफादार नहीं हूं। यह सुनकर राजा को गहरी संतुष्टि मिली, क्योंकि अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह सब सच निकला था। चिंतित राजा तुरंत अंधे आदमी के पास गया और उससे पूछा, तुमने कैसे जाना कि मेरी पत्नी वफादार नहीं है? इस पर अंधे आदमी ने उत्तर दिया, ओ महाराज, आपने मुझसे सच बताने को कहा था और मैंने वही किया। मुझे कैसे पता चला? कभी कभी केवल एक क्रिया पर्याप्त होती है सच्चाई को उजागर करने के लिए। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं और उसकी प्रतिक्रिया इतनी गुस्से से भरी थी कि उसने मुझे अपनी पूरी ताकत से मारा। मुझे बताओ, एक वफादार महिला किसी अन्य आदमी को कैसे छू सकती है? अगर वह वास्तव में वफादार होती तो उसने बस मेरी मांग को अस्वीकार कर दिया होता, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे मारा और इस प्रक्रिया में मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब बताओ, एक ऐसी महिला वफादार कैसे हो सकती है? राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। फिर उसने जोड़ा, सही उत्तर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब राजा ने पूछा, मुझे बताओ, क्या मैं वास्तव में अपने पिता का बेटा हूं या किसी और का? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, ओ महाराज, इसका क्या महत्व है? यह मायने नहीं रखता कि आपके माता पिता कौन हैं। आप इस राज्य के राजा हैं, तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा ने जोर दिया, नहीं नहीं, मैं सही उत्तर चाहता हूं, अन्यथा यह संदेह मुझे हमेशा परेशान करेगा। अगर आप मुझे सच्चाई बताते हैं तो मैं आपको बिना किसी रुकावट के जाने दूंगा। अंधे आदमी ने फिर कहा, ओ महाराज, मुझे उत्तर देने के लिए आपकी मां से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी सच बता सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे वादा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। राजा ने वादा किया कि वह गुस्से में नहीं आएगा। तब अंधे आदमी ने कहा, आप सच में अपने पिता के बेटे हैं
लेकिन आप एक लालची व्यापारी की छाया के तहत भी हैं। यह सुनकर राजा खुशी से भर गया और दौड़ते हुए अपनी मां के पास गया। वह उससे विनती करता है, मां, मुझे सच बताओ, क्या मैं वास्तव में अपने पिता का बेटा हूं या किसी और का? अगर तुम मुझे सच नहीं बताती तो मैं यहीं अपनी जान ले लूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? उसकी मां उत्तर देती है, बेटा, तुम सच में अपने पिता के बेटे हो, लेकिन तुम एक लालची व्यापारी की छाया भी लिए हुए हो। जब मैंने नाहक कर आईने में देखा तो मैंने तुम्हारे अंदर उस व्यापारी की छाया को देखा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और तुरंत अंधे आदमी के पास लौट आया। उसने पूछा, तुमने कैसे जाना कि एक लालची व्यापारी की छाया मुझ पर है? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, ओ महाराज, आपने मुझसे कई सवाल किए हैं और मैंने सभी के सही जवाब दिए हैं। अगर आप कोई और राजा होते तो मुझे बहुत सारे इनाम मिल चुके होते। हालांकि अब तक आपने मुझे एक भी सिक्का नहीं दिया, इसलिए मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि आप बहुत लालची आदमी हैं। यह सुनकर राजा हंसी से फूट पड़ा और कहा, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं बिना किसी संकोच के तुम्हें दूंगा। लेकिन मुझे बताओ, तुम कैसे जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत? तुम इतने सही और सटीक उत्तर कैसे देते हो? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, ओ महाराज, मैं बिना देखे पैदा हुआ था। अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं किसी भी व्यक्ति के विचारों को आसानी से समझ सकता था। मन का अपना एक भाषा होता है और यह भाषा शरीर की क्रियाओं में परिलक्षित होती है। आंखों, होठों, किसी व्यक्ति की गति और गतिविधियों को देखकर उसके विचारों को समझा जा सकता है। इस आधार पर किसी के मन को जाना जा सकता है। लेकिन चूंकि मैं अंधा हूं, मैं क्रियाओं के माध्यम से महसूस करता हूं। अगर मुझे कुछ जानना हो तो मैं किसी व्यक्ति को एक कार्य सौंपता हूं और देखता हूं कि वह कैसे काम करता है, कैसे उसे निष्पादित करता है, और इसके आधार पर मैं समझ जाता हूं कि उसके मन में क्या है। राजा आश्चर्यचकित होकर पूछता है, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं भी दूसरों के विचारों को जान सकता हूं? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम भी किसी के मन को समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर काम करना होगा। और वह काम है अपनी मानसिकता को शांत करना, अपनी चेतना को वर्तमान में लाना। आज मैं तुम्हें यह करने के 3 तरीके दिखाऊंगा। ये बहुत सरल तरीके हैं, लेकिन इन्हें बताने से पहले, ओ महाराज, तुम्हें कुछ करना होगा, अपनी मानसिकता को केंद्रित करना। अगर हम अपनी मानसिकता को केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं और उसे वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी वर्तमान में सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी मानसिकता अतीत की यादों में फंसी हुई है, तो हम इस क्षण में हमारे सामने खड़ी व्यक्ति के विचारों को कैसे जान पाएंगे? किसी व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को केंद्रित करना और पूरी तरह से उपस्थित होना होगा। एक बार जब यह हो जाए तो एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और कहता है, ओ महाराज, मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा जिनसे तुम आसानी से किसी के विचारों को समझ सकते हो। तब एक अंधा आदमी राजा के पास आता है और कहता है, ओ महाराज, पहला तरीका आंखों को देखना है। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी आंखों में देखना, क्योंकि हालांकि आंखें नहीं बोलती, वे बहुत कुछ खोल देती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों में संकेतों को समझना सीख लें, तो हम जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और उसकी मंशा क्या है। हालांकि मेरे पास आंखें नहीं हैं, मैंने यह क्षमता कई साल पहले अपने गुरु पूजनीय गौतम बुद्ध से सीखी थी। उस समय मेरे पास दृष्टि थी और मैं केवल आंखों को देखकर ही लोगों के विचारों को समझ सकता था। तो अगर तुम दूसरों को बेहतर समझना चाहते हो, तो तुम्हें उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वे अपनी आंखें कहां ले जाते हैं, वे किस भाग को देखते हैं और वे उन्हें किस दिशा में हिलाते हैं। अगर बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति की आंखें लगातार इधर उधर घूमती हैं, तो इसका मतलब है कि वह बातचीत से बचने का तरीका खोज रहा है। अगर कोई व्यक्ति सीधे आंखों में देखने से बचता है, तो वह झूठ बोल सकता है, उसे डर हो सकता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसके बजाय अगर वह स्थिर रूप से
और बिना किसी अचानक हिलावट के देखता है, तो यह संभावना है कि वह ईमानदार है और वास्तव में बातचीत में रुचि रखता है। तुम्हें उसकी भौहों की गति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वह अपनी दृष्टि हटाकर भौहें नीचे करता है, तो वह गहरे विचारों में डूबा हुआ हो सकता है या किसी और चीज को लेकर चिंतित हो सकता है। अगर वह अपनी भौहें ऊपर उठाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वह शायद तुम्हारे कहे हुए से हैरान या जिज्ञासु हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है उसकी पुतलियों का आकार। पुतलियां आंख का काला हिस्सा होती हैं। अगर वे फैलती हैं, तो इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद हो या वह जो तुम कह रहे हो उसमें रुचि रखता है। वह उत्तेजित या खुश महसूस कर सकता है। अगर इसके विपरीत वे सिकुड़ती हैं, तो इसका मतलब है असंतोष, असहजता या यहां तक कि गुस्सा। अंधे आदमी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम भी किसी के मन को समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर काम करना होगा। और वह काम है अपनी मानसिकता को शांत करना, अपनी चेतना को वर्तमान में लाना। आज मैं तुम्हें यह करने के 3 तरीके दिखाऊंगा। ये बहुत सरल तरीके हैं, लेकिन इन्हें बताने से पहले, ओ महाराज, तुम्हें कुछ करना होगा। अपनी मानसिकता को केंद्रित करना। अगर हम अपनी मानसिकता को केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं और उसे वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी वर्तमान में सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी मानसिकता अतीत की यादों में फंसी हुई है, तो हम इस क्षण में हमारे सामने खड़ी व्यक्ति के विचारों को कैसे जान पाएंगे? किसी व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को केंद्रित करना और पूरी तरह से उपस्थित होना होगा। एक बार जब यह हो जाए, तो एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और कहता है, ओ महाराज, मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा जिनसे तुम आसानी से किसी के विचारों को समझ सकते हो। तब एक अंधा आदमी राजा के पास आता है और कहता है, ओ महाराज, पहला तरीका आंखों को देखना है। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी आंखों में देखना, क्योंकि हालांकि आंखें नहीं बोलती, वे बहुत कुछ खोल देती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों में संकेतों को समझना सीख लें, तो हम जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और उसकी मंशा क्या है। हालांकि मेरे पास आंखें नहीं हैं, मैंने यह क्षमता कई साल पहले अपने गुरु पूजनीय गौतम बुद्ध से सीखी थी। उस समय मेरे पास दृष्टि थी और मैं केवल आंखों को देखकर ही लोगों के विचारों को समझ सकता था। तो अगर तुम दूसरों को बेहतर समझना चाहते हो, तो तुम्हें उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वे अपनी आंखें कहां ले जाते हैं, वे किस भाग को देखते हैं और वे उन्हें किस दिशा में हिलाते हैं। अगर बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति की आंखें लगातार इधर-उधर घूमती हैं, तो इसका मतलब है कि वह बातचीत से बचने का तरीका खोज रहा है। अगर कोई व्यक्ति सीधे आंखों में देखने से बचता है, तो वह झूठ बोल सकता है। उसे डर हो सकता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसके बजाय अगर वह स्थिर रूप से और बिना किसी अचानक हिलावट के देखता है, तो यह संभावना है कि वह ईमानदार है और वास्तव में बातचीत में रुचि रखता है। ओ महाराज, पहला तरीका आंखों को देखना है। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी आंखों में देखना, क्योंकि हालांकि आंखें नहीं बोलती, वे बहुत कुछ खोल देती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों में संकेतों को समझना सीख लें, तो हम जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और उसकी मंशा क्या है। हालांकि मेरे पास आंखें नहीं हैं, मैंने यह क्षमता कई साल पहले अपने गुरु पूजनीय गौतम बुद्ध से सीखी थी। उस समय मेरे पास दृष्टि थी और मैं केवल आंखों को देखकर ही लोगों के विचारों को समझ सकता था। तो अगर तुम दूसरों को बेहतर समझना चाहते हो, तो तुम्हें उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वे अपनी आंखें कहां ले जाते हैं, वे किस भाग को देखते हैं और वे उन्हें किस दिशा में हिलाते हैं। अगर बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति की आंखें लगातार इधर-उधर घूमती हैं, तो इसका मतलब है कि वह बातचीत से बचने का तरीका खोज रहा है। अगर कोई व्यक्ति सीधे आंखों में देखने से बचता है, तो वह झूठ बोल सकता है। उसे डर हो सकता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसके बजाय अगर वह स्थिर रूप से और बिना किसी अचानक हिलावट के देखता है, तो यह संभावना है कि वह ईमानदार है और वास्तव में
बातचीत में रुचि रखता है, तुम्हें उसकी भौहों की गति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वह अपनी दृष्टि हटाकर भौहें नीचे करता है तो वह गहरे विचारों में डूबा हुआ हो सकता है या किसी और चीज को लेकर चिंतित हो सकता है। अगर वह अपनी भौहें ऊपर उठाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वह शायद तुम्हारे कहे हुए से हैरान या जिज्ञासु हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है उसकी पुतलियों का आकार। पुतलियां आंख का काला हिस्सा होती हैं। अगर वे फैलती हैं तो इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद हो या वह जो तुम कह रहे हो उसमें रुचि रखता है। वह उत्तेजित या खुश महसूस कर सकता है। अगर इसके विपरीत वे सिकुड़ती हैं तो इसका मतलब है असंतोष, असहजता या यहां तक कि गुस्सा। शरीर और हाथ बिना शब्दों के संदेश च्वानित कर सकते हैं, जैसे एक गुप्त भाषा जो छोटे इशारों के माध्यम से इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ बात करते समय अपनी उंगलियों से थाप मारता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह ऊब चुका है, जल्दी में है या वह बातचीत खत्म करना चाहता है। मुझे एक बार एक घबराए हुए विक्रेता से मिलने का अनुभव याद है जो यह इशारा करता था। उसकी असहजता को नोटिस करके मैंने एक बेहतर कीमत पर सौदा किया और उसे हैरान कर दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी बाहें क्रॉस करता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपके या आपकी बातों से सहमत नहीं है। यह इशारा उनके विचारों और भावनाओं की सुरक्षा के रूप में काम करता है। यदि आप यह देखें तो आप दयालु और सतर्क हो सकते हैं जब उनसे बात करते हुए, ताकि वे शांत हो जाएं और खुलकर बात कर सकें। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति आपके सुनते समय आगे झुकता है तो यह रुचि और ध्यान का संकेत है। इसका मतलब है कि उसे वास्तव में यह परवाह है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बात करते हुए आगे झुकता है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में रुचि रखता है और अधिक जानना चाहता है। यह इशारा दिखाता है कि वह ध्यान से सुन रहा है, सीख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक बहुत बुद्धिमान शिक्षक का अनुभव याद है जो यह करता था। वह बहुत शांत था, लेकिन जब वह रुचि से झुकता था तो वह इस बात को दिखाता था कि वह इस विषय के बारे में अधिक सीखना चाहता था। कभी-कभी जब लोग बात करते समय अपने चेहरे को छूते हैं तो आप जान सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। यह आमतौर पर चिंता, गहरी सोच या उनके मन में एक महान विचार होने का संकेत होता है। ये छोटे इशारे उनके मन और दिल में हो रही चीजों को प्रकट कर सकते हैं। दूसरों को उनके शारीरिक भाषा और हाथों के इशारों के माध्यम से सही से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप धैर्य रखें, निरीक्षण करें और उस पर ध्यान दें जो वे नहीं कहते। ये सूक्ष्म संकेत एक मौन किताब की तरह काम करते हैं जो छिपे हुए भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है, जिससे आप उनसे बेहतर जुड़ सकते हैं। अगर हम इन 3 प्रकार की संचार विधियों, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा और इशारों को समझना सीख लें तो हम जल्दी से जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, हमारे शब्दों में कितनी रुचि है और उनके मन में कौन से विचार घूम रहे हैं। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अपनी ध्यान केंद्रित करनी होगी, अपनी मानसिकता को शांत करना होगा और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप अतीत की यादों में या भविष्य की चिंता में विचलित हैं तो आप कभी भी सामने वाले व्यक्ति के इशारों को नहीं देख पाएंगे और न ही उनकी शारीरिक भाषा को समझ पाएंगे। इसलिए महान ज्ञानी और आध्यात्मिक शिक्षक इतनी आसानी से लोगों को पढ़ सकते हैं। उनका मन शांत और केंद्रित होता है और यही उन्हें दूसरों के विचारों को बिना किसी कठिनाई के महसूस करने में मदद करता है। आशा है कि यह कहानी तुम्हें दिलचस्प लगी होगी और तुमने कुछ नया सीखा होगा। अगर तुम्हें यह पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाओ। इससे मुझे तुम्हारे लिए और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।